नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सियासत और सिल्वर स्क्रीन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो है क्लाइमैक्स। जी हाँ, एक क्लाइमैक्स बुधवार को विधानसभा में दिखा जब बीजेपी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस का साथ दिया। विधेयक पर हुए मतदान के दौरान भाजपा को जो नुकसान हुआ उसका पूर्वानुमान उसे बिल्कुल नहीं था। अब पार्टी चोट के बाद चौकन्नी हो गई है, तो बाकी विधायकों पर भी कांग्रेस की नजर पैनी है। इसलिए अभी लग रहा है कि एमपी के सियासत में पाला बदल की पिक्चर अभी और बाकी है। देखिए इस पर रिपोर्ट, उसके बाद हम करेंगे चर्चा। के बाद सदमे में भाजपा, कैसे बचाएं प्रदेश का खुनबार, केंद्र से लेकर राज्य तक खलबली, कांग्रेस की कैसे दाल गली। सियासत और जिंदगी की कहानी एक जैसी है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से कई बार गेम ओवर हो जाता है। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराने के बाद बीजेपी को लगने लगा था कि एमपी में भी तख्ता पलट हो जाएगा। बस फिर क्या था, नेता ताल ठोकने लगे थे, लेकिन सीएम कमलनाथ ने 2 विधायकों को तोड़कर बीजेपी को धीरे से जोर का झटका दे दिया। नारायण त्रिपाठी और शरद कोल के वोटिंग के दौरान कांग्रेस का समर्थन करने और फिर सत्ता पक्ष के पक्ष में बयान देने से बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बुधवार शाम को जो शिकस्त मिली, गुरुवार को बीजेपी दिन भर उससे उबरने में लगी रही। भोपाल से दिल्ली तक खलबली ऐसी मची कि मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। संघ हो या संगठन, सब चिंतित हैं। आलम यह है कि लगातार सरकार गिराने की धमकी देने वाले नेता प्रतिपक्ष से जवाब तलब की तैयारी है। 2 विधायकों को तोड़ने के बाद कांग्रेस का हौसला बढ़ गया है और वो कई और विधायकों से संपर्क में होने का दावा कर रही है। ये बहुमत की सरकार है और बहुमत में बीजेपी के लोग भी साथ देखिए टच में हैं। और जब कभी एक आध फ्लोर टेस्ट कहीं और हो गया तो गिनती नहीं लगा पाऊंगा। इधर बीजेपी अब अपना घर मजबूत करने में लगी है और पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को संकट मोचक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने आपसे कहा सब कुछ अनुकूल है, सब कंट्रोल में। किसी बिल पर किसी समर्थन होना, वो भी ऐसे विषय पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मत विभाजन में उस प्रक्रिया में हिस्सा ही ना लिया हो, ये कांग्रेस की जल्दबाजी है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से पहले से कांग्रेस की तरफ से तय था कि इस तरह से उनको हाउस में ये सारा करना है। देखिए, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ है, बीजेपी के साथ विश्वासघात होने का सवाल नहीं है, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये जो परंपराएं कांग्रेस शुरू कर रही है, मैं समझता हूँ ठीक है। झटके के बाद अंदर से सहमी बीजेपी ऊपर से अब भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है। कल और आज के घटनाक्रम से ये बात साफ है कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी की हालत घायल शेर जैसी हो गई है, जो शिकार की फिराक में है। कांग्रेस इस कामयाबी के बाद और विधायकों को तोड़ने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, तो जब अपनी चाल से खुद का ही खेल बिगड़ जाए तो खलबली मचना तो लाजमी है। बीजेपी में ऐसी ही हालत है, लेकिन राजनीति में ये तो रवायत है कि दिल का दम निकल रहा हो लेकिन चेहरे पर 12 नहीं बजने चाहिए। बीजेपी कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जंग और सियासत में एक बात कॉमन है कि चोट खाने वाला खामोश नहीं बैठता और चोट देने वाला चौकन्ना रहता है। तो वाकई पिक्चर अभी बाकी है और अगला सीन कौन सा होगा, इस पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस से पूर्व माप और दीपचंद यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एचटी के पूर्व संपादक चंद्रकांत नायडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही देवेंद्र वर्मा जी पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका भी देवेंद्र सर। देवेंद्र सर, सबसे पहले हम कल की पिक्चर को आपसे समझना चाहेंगे। नेक्स्ट सीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो हमारा फ्रेम नेक्स्ट तैयार हो रहा होगा।
तो क्या आप देखते हैं, क्या 2 विधायक जिस तरह से दूसरे पाले में जा रहे हैं और अभी किसी तरह से उन्होंने लीगली या कहें कि संवैधानिक तरीके से बीजेपी नहीं छोड़ी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह से वो आगे बढ़ चुके हैं वो कदम उनके पूरे हो पाएंगे या फिर ये दिखावा चल रहा है? देखिए, जहाँ तक बिल के ऊपर मतदान का प्रश्न है जी, यदि सदस्यों को सभा में अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता का एक अधिकार रहता है जी, और चूंकि व्हिप जारी नहीं हुई थी इसलिए कहीं कोई दल बदल वाला प्रश्न नहीं था। लेकिन यदि उन 2 विधायक, ये 2 विधायक ही थे, यदि और भी कोई विधायक ऐसा सोचते कि उनको उस बिल के समर्थन में मतदान करना चाहिए था तो कर सकते थे। यही तो सभा में वाक स्वातंत्र है, वाक स्वातंत्र में मत स्वातंत्र भी सम्मिलित है। और ऐसी स्थिति में यदि उन 2 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया तो वहाँ तक तो स्थिति बिल्कुल ये थी कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मत स्वातंत्र और वाक स्वातंत्र सदन में है, उसके हामी है। लोकतंत्र तभी चल सकता है और सभा की कार्रवाई भी तभी लोकतांत्रिक तरीके से चल सकती है जब वहाँ पर ये स्वतंत्रता हो। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है, और जैसा कि आज समाचार पत्रों में और दूसरी जगह आए कि उन दोनों ही विधायकों ने बहुत हिम्मत के साथ में बाहर ये कहा कि हमने तो कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि हम एक समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष के रवैये से घुटन महसूस कर रहे थे और इस प्रकार के। तो ये जो बाद की एक्टिविटी है, इससे ऐसा लगने लगा कि शायद उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ने का अपना मन बना लिया है और मानसिक तौर पर अब वो इस स्थिति में है कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। चाहे वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। ये अब स्थापित एक तरीके से हो गया है। और जहाँ तक यदि वो कांग्रेस पक्ष में आ गए हैं तो मैं एक बात और बताऊं कि दल बदल के संबंध में यद्यपि प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तो व्हिप का उल्लंघन तो अभी हुआ नहीं क्योंकि व्हिप जारी नहीं हुई थी, या किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन अनदर पार्टी, या दूसरे दल में हिंदी में नियमों में लिखा हुआ है कि सम्मिलित हो जाता है। तो सम्मिलित जो हो जाता है उसको बहुत एलोबरेट किया हुआ है कि सम्मिलित का आशय ये नहीं है कि वो किसी दूसरे दल की सदस्यता को ग्रहण करे, मेंबरशिप उसकी ले, बल्कि यदि उसके एक्शन ऐसे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि उसने दूसरे दल को ज्वाइन कर लिया है या दूसरे दल में सम्मिलित हो गया है, तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अट्रैक्ट होता है और ऐसी स्थिति में भी उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि नियम प्रक्रिया के अंतर्गत कोई आवेदन दे या करे। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो एविडेंस आज मैंने समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल में सुने हैं, उससे ऐसा लगता है, प्रारंभिक तौर पर प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि उन दोनों सदस्यों ने यह प्रकट किया है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं। यदि ऐसी स्थिति है और ऐसे एविडेंस और आते हैं तो निश्चित तौर पर एंटी डिफेक्शन साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारी घर वापसी हुई, हम कांग्रेस में तो वापसी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संविधान का 10वीं अनुसूची और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम जो हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट दिए हैं जिसमें उन्होंने ज्वाइन या सम्मिलित होना इसको बहुत एलोबोरेट तरीके से डिफाइन किया है, वैसी स्थिति में मेरा ऐसा मत है कि यदि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कोई आवेदन हो या उसके अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाए तो शायद उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। चलिए सर, हम आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रकांत नायडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत नायडू सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, आज नरोत्तम मिश्रा जी को वापस संकट मोचक की जिम्मेदारी दे दी गई है, यहाँ जो भी पिक्चर चली हो लेकिन फायदा नरोत्तम मिश्रा जी का तो हुआ है। जी हाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे अभी वर्मा साहब ने बताया जी कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में तो आ गए, वो उसमें कोई संकोच भी नहीं कर रहे बताने में। अब सिर्फ बात यह है कि बीजेपी क्या उस प्रावधान का इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उसमें वो उस प्रावधान का इस्तेमाल ना करना पसंद करेगी। इट विल ऑप्ट आउट ऑफ दैट ऑप्शन। अब होता ये है कि कुल मिला के आगे, इससे आगे क्या होगा ये सब लोगों की उत्सुकता है। बीजेपी क्या करेगी या कांग्रेस क्या करेगी, ये सब सारी अब उत्सुकता उस बात को लेकर रहती है।
बिल्कुल, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि घायल शेर जो है या घायल ये कल जैसे ही है, वो सब चुप नहीं हुआ तो बैठेंगे। दो चीज़ें हुई। एक तो कमलनाथ जी ने ये खुद भी कहा अपनी तरफ से लोगों के से मिलके अपने मंत्रियों को बुलाया, सबको एक एक मंत्री को अपने अपने एमएलए संभालने की जिम्मेदारी दी। मेरे ख्याल से एक एक को 10-10 एमएलए संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तो वो जो भी गिनती हो, बहरहाल ये था कि इस बात की तैयारी की गई है कि भाई जब हमला किया है तो हमले का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तैयारी बराबर जारी है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या करेगी। बिल्कुल, बीजेपी के साथ में दिक्कत इस बात को लेके है कि वो इनको अगर निकाल देती है तो वो खुद कोई बहुत फायदे में नहीं आ जाएगी। अगर ये किसी और तरीके से हट जाते हैं तो फिर इलेक्शन होंगे और कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन वो बीजेपी ही जीते, और वो भी तुरंत हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नंबर्स के हिसाब से मैं नहीं समझता कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वक्त में अगर उनको हटाने की बात करते हैं तो। और अगर उन्होंने इस बात की उम्मीद बांधे रखी है कि अभी भी वो कुछ कर सकते हैं उनके बारे में, तो बहुत हिम्मत वाली बात है ये। मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है, लेकिन ये है कि अब एक बात तो स्पष्ट है कि जो इन एमएलएज ने किया है उसके बाद में वापस लौटने की गुंजाइश तो नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, लेकिन अगर लौटते भी हैं तो फायदा बीजेपी का ही है। बीजेपी की रणनीति मुझे लगता है कि उन्हें वापस ला सकती है, ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन वो तो खुलेआम कह चुके हैं। हाँ, हम तो भाई घर वापसी कर चुके हैं। नहीं, देखिए एक साहब तो जो है वो हर पार्टी की तरफ से लड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से 3 टर्म्स में से तीनों टर्म्स में अलग अलग एमएलए पार्टीज के एमएलए। सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है मेरा, आज हम ये भी पिक्चर को देखें, आज दिन भर की जो सिनेरियो है उसको समझें, तो उसमें संजय पाठक जी की भी भूमिका दिखाई दे रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी काम से जा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ या सीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो, क्योंकि संजय पाठक जी पहले भी पार्टी चेंज कर चुके हैं, आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ सही? असल दिक्कत जब सबसे पहले सुर जो बदले सुबह और इसी बात को लेके बदले कि भाई ये विधायक साहब जो हैं ये 3 मरतबा पार्टी बदल चुके हैं, केस क्या इस बात की गारंटी है कि वो 4थी मरतबा नहीं बदलेंगे? तो वो सबसे बड़ा सवाल था, और उसी सवाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, ये हवा बनाने की कोशिश की कि अभी वो तैयार हैं, हो सकता है इस बात की गुंजाइश निकल आए कि वो वापस आ जाएं। तो अब ये सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है? और मान लीजिए कांग्रेस बेसिकली एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि कांग्रेस जिस तरह की तैयारी कर रही है उनको रोके रखने के लिए, उनको भी इस बात का एहसास है कि भी मशक्क़त करनी पड़ेगी, वैसे नहीं रुक जाएगा मामला। बिल्कुल। चलिए दीपचंद जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? आपके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन चूँकि समझाने की कोशिश भी अब की जाएगी। गोपाल भार्गव जी ने हाथ तो आगे बढ़ाया था, लेकिन गेम दूसरी तरफ चेंज हो गया। अब कहा यह जा रहा है, अंदर खाने खबरें ये हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अब ये जो भी कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे है। अभी नायडू जी ने भी और दुबे जी ने वर्मा जी ने जो बात कही उससे सहमत होते हुए मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही थी कि सरकार आज गई कल गई, वो उससे कम से कम तो छुटकारा मिल गया और वो भ्रम की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है एक तरह से। और उसमें भाजपा अपने गलेवान में मुंह डाल के देख ले पहले। नहीं, रात को मुंह डाला उन्होंने। गोपाल भार्गव जी ने रात को मुंह डाला, बोले फ्लोर टेस्ट करवाइए। देखिए, गोपाल भार्गव हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे शिवराज हो, चाहे दूसरे लोग या उनका केंद्रीय नेतृत्व। वो गोपाल भार्गव जी रात को जब विधायक दल की बैठक हुई वहां उन्होंने कहा ये बात कि फ्लोर टेस्ट थोड़ी ना चाहिए। पूरा चाहे वो केंद्र के नेता हो, जो उन्होंने गोवा में किया, जो उन्होंने अभी कर्नाटका के साथ जो भी कुछ किया, जाहिर है कि जला रहे हो मेरा घर तो याद भी रखना, तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आता है, ये तो बात है। और ये इसमें कोई ये नहीं डेमोक्रेसी में ये, लेकिन ये डेमोक्रेसी में जो ये ट्रेंड हो रहा है, हमारे जो जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है, और हमारी ये सब चीज़ें, इसके बारे में ज़रूर गंभीरता से सभी लोगों को विचार करना चाहिए। मेरा अपना सोचने का तरीका एक राजनीति से अलग हटके में एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी मैं सोच रहा हूँ कि आज वेद प्रकाश वैदिक जी का मैंने आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो मुझे यहाँ नहीं देना चाहता कि राजनीति के बारे में, राजनीति के लोगों के बारे में भर्तरी ने क्या कहा था उस ज़माने में, भर्तरी कब हुए थे। तो ये तरह की जो लोगों के बारे में अवधारणा बनती जा रही है, उस धारणा को हम कैसे तोड़ेंगे? हम डेमोक्रेसी में, ये आज नई बात नहीं है,
इससे पहले यूपी में हो चुका है, इससे पहले पूरी की पूरी सरकार लेकर के चले गए हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो ये कोई नई चीज़, उस वक्त तो डिफेक्शन एक्ट भी नहीं था, लेकिन आज डिफेक्शन एक्ट होने के बाद भी जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, जिस तरह का राजनीतिज्ञों का चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा बनता जा रहा है। इससे पहले आज बीजेपी के लोग बहुत बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने, इससे पहले जब ये अपने शिवराज जी चीफ मिनिस्टर थे, जिस दिन प्रतिपक्ष का वो उस पर अविश्वास प्रस्ताव पे था, पूरा का पूरा आप उस वक्त आप आज चरित्र की दुहाई नहीं दे रहे थे, आज आपको लोगों के चरित्र पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ रहा है। तो ये आप खुद सोचिए, ये अकेले बीजेपी की या कांग्रेस की सोचने की बात नहीं है, ये देश की समग्र ब्यूरोक्रेसी को, समस्त विधायिकाओं को, सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि ये आखिर इस तरह का ये चलेगा चरित्र। हमने विश्वास करा भारतीय जनता पार्टी पे, हमने विश्वास किया कांग्रेस पे, हमने विश्वास किया सपा पे, और वो जाकर के उसके टिकट पे चुनाव जीत गया आदमी, और फिर उसके बैक नाइफिंग करके, मैं तो बैक नाइफिंग कहूँगा, उसको जाकर के दूसरे चीज़ को ज्वाइन कर लिया। ये गंभीर प्रश्न है आज देश के सामने, प्रदेश ही नहीं देश के सामने। इस पर सभी लोगों को मिलजुल करके सोचना चाहिए। हमने डिफेक्शन एक्ट तो बना दिया, लेकिन क्या उसका निकल रहा है? ये जो कुछ दिख रहा है नाटक, आप मेरे को आज हसना सिद्दीकी याद आते हैं, शायद नायडू जी बैठे हुए हैं, वर्मा जी बैठे हुए हैं, हसना सिद्दीकी भाजपा के टिकट पे मध्य प्रदेश की विधानसभा में भोपाल से निर्वाचित हो गए। जब उन्होंने भाजपा से मोह भंग हुआ उनका, भाजपा छोड़ी, तो उन्होंने भाजपा के साथ साथ विधायक पद भी छोड़ दिया। विधायक पद छोड़ने के बाद में फिर वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, जीते, वो मंत्री बने। ये एक अपने लोगों ने अपने चारित्रिक शुद्धता का, शुचिता का परिचय दिया। इस तरह का लोग का, इस तरह की परिपाटी आज बनेगी, इन लोगों को नहीं सोचे। कई अभी संजय पाठक की आप बात कर रही थी, क्या अभी मुझे पता है, मेरी जानकारी में है कि कम से कम 10-12 बीजेपी के और जो विधायक हैं वो पूरी तरह से कमलनाथ जी के और कांग्रेस के लोगों के संपर्क में, वो भी वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। अब घुटन क्या महसूस कर रहे हैं? भाजपा में क्या इस तरह की बात हो गई है, उसमें क्यों घुटन महसूस कर रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैंने जो प्रश्न आपके सामने उठाया है, तो इस पर गंभीरता से सभी लोगों को, सभी सुधीजनों को, सभी राजनीतिज्ञों को, समाज सेवियों को, सबको इस पे चिंता करना चाहिए, इस पे डिस्कस करना चाहिए कि आखिर हम ये डेमोक्रेसी को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेसी को किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं। वर्मा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। सही भी है कि मतदाता किसी कैंडिडेट को चुनता है तो पार्टी को भी देखता है, चिन्ह को देखता है, कैंडिडेट को भी देखता है, तो क्या वाकई जनता के साथ धोखा हो रहा है? और ऐसी स्थिति में जो हम अभी दीपचंद यादव जी की बातों को भी समझ रहे हैं, आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताऊं आपको जी। ये दल बदल कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल सर। सबसे पहले आरंभ हुआ 1967-68 में, जब हरियाणा में गया राम, आया राम जैसे शब्द और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ राजनीति में पहली बार। जब विधायक, जनप्रतिनिधि एक दल से दूसरे दल में किसी लोभ, लालच या इस वजह से दल परिवर्तन करने लगे, और तब हॉर्स ट्रेडिंग और आया राम, गया राम जैसे शब्दों को राजनीति में आया। और इसको रोकने के लिए लगभग 15-17 वर्ष लगे, 67-68 से लेके वर्ष 1985 तक। 1985 में पहली बार राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में 10th शेड्यूल इंक्लूड किया, और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए ताकि ये दल बदल की प्रवृत्ति को रोक लग सके जी। और उसके बाद में लगातार फिर दल बदल के उसमें कई केस लॉज हुए, बहुत से जगह दल बदल हुए। फिर 1/3 पहले मेंबर थे, फिर 2/3 मेंबर की संख्या हो गई कि यदि पार्टी से छोड़ते हैं तो फिर दल बदल लागू नहीं होगा। और इस प्रकार 2003 में मंत्रियों की संख्या भी सीमित की गई, ताकि इस प्रकार छोड़ के आने वालों को इस प्रकार से मंत्री पद न दिया जा सके। मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई, क्योंकि लालच दिख रहा है, या जो दिख रहा था उसको भी सीमित किया गया। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये वापस, इसका कारण यह है कि एक तो आजकल राजनीति में, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में यदि कहूँ तो नैतिकता का बहुत ह्रास हो रहा है। धनबल और बाहुबल अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है राजनीति में, और धनबल और बाहुबल के प्रभाव की वजह से ये सब, ये कोई छोड़ के जाते हैं या आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत अपने सिद्धांत की वजह से जा रहे हों। क्योंकि अब तो मैं जब गोवा में 15 सदस्य कांग्रेस के छोड़ के सीधे
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मैंने एक पोस्ट किया था, मैंने कहा था अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, अब घुड़साल ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के बदले अब ये घुड़साल ट्रेडिंग है। मेरा एक आर्टिकल है, मैंने उसमें लिखा है कि घुड़साल ट्रेडिंग, और मैंने उसमें एक कुछ सजेशन भी दिया। एक्चुअली ये अनैतिकता, जितनी नैतिकता का ह्रास राजनीति में हुआ है, ये कोई लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसमें सबको, जैसा दीपचंद यादव जी ने कहा, सबको बहुत गंभीरता से मनन करना चाहिए और कैसे इसको हम रोक सकें, क्योंकि अब ये बहुत आवश्यक है इस मौके पर कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ संशोधन किए जाएं। मैंने एक संशोधन सजेस्ट किया था, मेरी 16 तारीख की पोस्ट है, आप लोग भी देखिएगा, मैंने 16 तारीख को गूगल के ऊपर एक पोस्ट किया है। मैंने उसमें लिखा है कि यदि कोई दल बदल करता है, चाहे वो 2/3 हो, ये हो, कम से कम ये प्रावधान कर दिया जाए कि उस कार्यकाल में वो कोई भी मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। बिल्कुल, ये होना चाहिए सर, ताकि मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा, वो कोई भी लाभ का पद उसको नहीं दिया जा सकेगा, और वो डिस्क्वालीफाई भी होगा उस टर्म के लिए, चाहे वो अगला चुनाव लड़े। यदि किसी भी स्थिति में कोई दल बदल करता है, क्योंकि अब वो शुचिता की बात नहीं रह गई। 67-68 में तो फिर भी हम मान सकते थे कि थोड़ी बहुत नैतिकता थी, लेकिन अब तो आप सभी लोग देख रहे हैं, इसलिए कहने में मुझे संकोच नहीं है, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो गोवा का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, और ऐसे बहुत से मामले हैं। तो मेरे ख्याल से अब दल बदल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें संशोधन करने के लिए बहुत राइट टाइम है, ताकि राजनीति को हम शुद्ध कर सकें। और जो जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता कम हो रही है, जनप्रतिनिधि अभी आज किसी का भरोसा नहीं है। आज यदि जैसे आपने थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है। 1 मिनट में खत्म करूंगा, आपने जैसे उल्लेख किया कि संजय पाठक मुख्यमंत्री से मिले, तो अब केवल यदि वो किसी साधारण काम से भी मिले होंगे तो शक की नजर से देखा जाने लगा। तो ये जो शक शुबा होने लगी है जनप्रतिनिधियों पे, इसको समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि दल बदल कानून में संशोधन किया जाए, ताकि विश्वसनीयता बने। चंद्रकांत नायडू सर, आप क्या कहेंगे, जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बात या कह लिए दुखद बात यह है, ये सारा ईमानदारी के नाम से हो रहा है। ये सारी बेईमानियाँ जो हैं ईमानदारी के नाम से हो रही हैं। सारी शुचिता की बातें जो हैं वो तमाम अनैतिकता के साथ में हो रही है। अच्छी बातें काले कॉलर के साथ हो रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक जो इसका सबसे पहला इंडिकेशन जो मिला था इस पिछले 5 सालों में, वो ये था कि जब येडियुरप्पा की गवर्नमेंट बनाने की बात थी, गवर्नमेंट थी वहाँ पे कर्नाटक में, उसको गिरने वाली बात थी, तो वो उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि वी माइट हैव बीन इमोरल बट वी हैव नॉट बीन इलीगल। अगर ये आपके स्टैंडर्ड्स तय हो गए कि आप अनैतिकता कर सकते हैं बशर्ते वो गैर कानूनी ना हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इस तरीके की अगर व्यवहारिकता को आप मानते हैं, तो फिर हम लोग किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आखिर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप एक चीज़ और गौर से देखें, कल जो कुछ हो रहा था उसमें सबसे पहले जो बात कही जा रही थी, देखिए, अगर कोई नेता प्रतिपक्ष ये कहता है कि हमारे नंबर 1 नंबर 2 अगर इजाज़त दे तो 24 घंटे में आपकी सरकार गिर जाएगी, तो नंबर 1 और नंबर 2 को भी शर्म आई हुई है सुन के, और मेरे ख्याल से यही वजह है कि कुछ एक्शन हुई। चलिए दीपचंद जी, जल्दी से आपकी छोटी सी टिप्पणी। मेरा टिप्पणी तो मैं बहुत स्पष्ट है कि एक भ्रम की स्थिति मध्य प्रदेश में थी कि कमलनाथ की सरकार आज जा रही कर, वो उससे निजात मिल गई है। दूसरा तरफ दोनों विधायकों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी घर वापसी हुई है। तीसरा मेरा जो खुद का प्रश्न है वो ये है, क्या लोकतंत्र को वो करने के लिए जनप्रतिनिधियों की अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, और रिकॉल, चाहे तो जनप्रतिनिधियों को रिकॉल का हो, और चाहे फिर से उनको अगर वो पार्टी में छोड़ता है या दूसरी पार्टी में जाता है जहां से चुन के गए, तो उसकी सदस्यता उसी वक्त समाप्त। आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई हमारी इस डिबेट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई जिसमें ये निकल कर आया कि जिम्मेदारों को भी इस मामले में सोचना चाहिए। मतदाता जो आपकी पार्टी का चिन्ह देखकर, पार्टी देखकर, आपको देखकर वोट करता है, लेकिन आप चूंकि कुछ लालच की वजह से या आपको लगता है कि अब आपकी जो खुद की आइडियोलॉजी है, पार्टी की आइडियोलॉजी है, उससे आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, इसलिए आप मूव कर रहे हैं, तो कहाँ तक ठीक है? क्योंकि एक मतदाता भरोसा करता है जनप्रतिनिधियों पर। और आज की इस चर्चा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकलकर सामने आई। ज़रूरत महसूस होने लगी है, ज़रूरत आन पड़ी है कि अब इस मामले में भी सोचा जाए कि जो कैंडिडेट अगर पार्टी बदलते हैं तो उन्हें उस समय तक के लिए, उस टेन्योर के लिए एटलीस्ट मंत्री पद नहीं दिया जा सके। बहरहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।